हेलो दोस्तों, आज हम आपको हाई स्कूल के प्रैक्टिस सेट 6 को कराएंगे। देखेंगे कि इसके जो प्रश्न नंबर आपको उससे पहले के सभी करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में 5 खंड हल करने होते हैं, जिसमें 6 दिए होते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसान उन्हीं बच्चों को तभी अच्छे से लगता है जो पहले से अच्छे से तैयारी रखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हम इसलिए लगाते हैं, जब हमें पूरी तरह से अपने मैथ को कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सेट को लगाते हैं, फिर देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, कितने को नहीं। तो यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं, वो एक बार पहले से इसे अच्छे तरीके से मैथ को रिवाइज कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आसान है। फिलहाल मैं यहाँ पर सभी प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता में देखेंगे यहाँ पर 6, 11, 21, 23 और 14 दे रखा हुआ है। तो हमें निकालना है इसका बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे हल करते हैं वर्ग अंतराल और यहाँ पर है बारंबारता। देखेंगे वर्ग अंतराल में जो लिखा हुआ है उसे लिख देंगे। 0 से कितना है 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये दे रखा है इसमें। यहाँ पर बारंबारता में दे रखा है, यहाँ पर 6, 11, 21, 23 और 14। यदि हमें बहुलक ज्ञात करना होता है तो हमें इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसे हमें क्या मानना होगा, F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। F1 के ठीक सामने वाला है निम्नतम पद, ये हमारा L कहलाता है और इसका अंतर क्या कहलाता है, H। तो अंतर कितना हो जाएगा इसका, H 10 हो जाएगा और L हमें जो दे रखा है वो है 30। यहाँ से F1 बराबर के 23, F0 बराबर 21 और F2 दे रखा है हमारा 14। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला होता है बहुलक का जो फॉर्मूला होता है उसे लगाएंगे। बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो L हमारा दे रखा है यहाँ पर कितना, 30। तो यहाँ रखेंगे हम 30 प्लस F1 हमारा दे रखा है यहाँ पर 23, F0 21, 2 गुणा F1 मान 23 है माइनस F0 21 है और F2 माइनस के 14 गुणा H का मान दिया रखा है हमारा यहाँ पर 10। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ बचेंगे 2 बट्टे, यह हो जाएगा 23 दूनी 46 माइनस 14 और 21 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। 4 1 5 और 2 1 35 हो जाएगा गुणा 10 और इसे सॉल्व करते हैं तो ये 30 प्लस 2 बट्टे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना,
11 गुणा 10, तो 30 प्लस 20/11। ये यहाँ से इसका आंसर यहाँ पर आ गया इतना। आगे देखेंगे इसे, ये 11 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 11 का भाग देंगे तो 11 एकन 11 बचेंगे यहाँ पर 9, तो हो जाएंगे 90.11888 बचेंगे 2, 11 एकन 11। तो हम इस तरीके से इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 31.81। ये जो निकल के आ गया है, ये इसका क्या निकल के आया, बहुलक निकल के आया है। एक बार इसे अच्छे से समझ लें। देखेंगे बहुलक अगर आपको ज्ञात करना है तो देखो वर्गंतराल लिखा हुआ है यहाँ पर बारंबारता, इसमें ना ही इसका मध्य पद ज्ञात करना होता है, केवल यहाँ पर सबसे पहले जो बारंबारता जो दे रखी है उसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी होगी, वो हमारी F1 होगी। उसके ठीक ऊपर वाली संख्या F0 और उसके ठीक नीचे वाली संख्या F2 होगी। F1 के ठीक सामने वर्ग अंतराल में न्यूनतम पद जो होता है वो हमारा L होता है, और वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है वो हमारी H होता है। देखो H 10 है, L यहाँ पर 30, F1 23 और F2 14 और F0 21 है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L प्लस के F1 माइनस F0/2 को F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। तो यहाँ L का मान 30 दे रखा है, प्लस लगा दिया, F1 23 है माइनस F0 21 है बट्टे 2 गुणा 23 माइनस 21, F0 का मान F2 का मान 14 गुणा 10। 23 में से 2 21 गए तो 2 बचे, यहाँ 23 दूनी 46 से जोड़ दिए तो ये 35 हो जाएंगे, और यहाँ 30 प्लस 2 बट्टे ये हो जाएगा 46 में से 11 वो 35 गए तो 11 बचे गुणा 10, या 10 दूनी 20 हो जाएगा, 11 का भाग देंगे तो 1.81 हो जाएगा। इससे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31.82। इस तरीके से हमारा इसका बहुलक प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर देखेंगे 22 के ख को। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं एक चित्र, यानी चित्र में क्या होगा, एक वृत्त होगा, ये वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है, ये P मान लेते हैं। इस बाह्य बिंदु की जो स्पर्शियां हैं, इसे A और इसे B पर स्पर्श करती हैं वृत्त को। ये वृत्त का केंद्र है O, और ये इसकी त्रिज्या है। केंद्र से वृत्त की त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा को यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर कोण बनता है हमारा 90 अंश का, ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। हमें इसे इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो चित्र बन गया। अब आपसे इसमें पूछा क्या है उसे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे। सवाल में दिया है वृत्त का केंद्र O तथा वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु दिए हैं इसके A और B। सिद्ध करना है यहाँ पर AP बराबर BP। उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AOP और BOP से
तो देखेंगे ये 90 अंश का कोण दे रखा है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और यहाँ पर ये वृत्त के अंदर जो भी त्रिज्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर। तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये 90 अंश का कोण है। और ये भुजा, इसमें कर्ण है तो इसका मतलब ये भुजा अपने आप मिल जाएंगी, तो इसका 90 और कर्ण और एक अन्य भुजा है तो इसमें RHS सर्वांग समता होगी। तो यहाँ लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 अंश, जो कि समकोण है। यहाँ से AO बराबर BO, ये त्रिज्या है। और यहाँ से जो OP बराबर OP दिया है वो हमारा इसमें क्या है? कर्ण है। तो RHS सर्वांग समता में नियम होता है कि यदि एक 90 अंश का कोण समकोण होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, एक अन्य कोई भुजा होनी चाहिए, तो RHS सर्वांग सम होगा। तो त्रिभुज AOP सर्वांग सम, त्रिभुज BOP RHS सर्वांग समता से। जब ये सर्वांग समता से है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AP बराबर BP। यही हमें हल करना है। तो एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ। ये स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर है या नहीं। तो हमने यहाँ पर वृत्त का केंद्र यानी वृत्त बनाया, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जो इसके बाह्य बिंदु को से होकर। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है AP और BP। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सिद्ध करना है AP बराबर BP। तो एक ये त्रिभुज हो जाएगा AOP और BOP। इसमें ये 90 अंश है और ये कर्ण और ये भुजा है, तो इसमें RHS सर्वांग समता लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है OAP बराबर OBP बराबर 90 अंश समकोण है, AO बराबर BO त्रिज्या है, OP बराबर OP एक कर्ण दे रखा है। तो त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP RHS सर्वांग समता से होगा। तो यहाँ पर AP बराबर BP यही हमें हल करना था। तो इस तरीके से इसका आंसर समझ में आया होगा आप सभी के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर कोण BAC है। तो सिद्ध कीजिए कि CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, देखते हैं। ये त्रिभुज है A, B और C, और इस BC पर एक बिंदु मैंने लिया D, बिंदु ले लिया मैंने D। इस प्रकार एक बिंदु D इस प्रकार है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर मैंने बिंदु D ले रखा है। अब यहाँ से कोण ADC ये वाला कोण, BAC ये वाला कोण, ये कोण और ये वाला कोण बराबर हैं। और दोनों कोणों में ये वाला त्रिभुज दोनों में कैसा है? ओहनिष्ठ है। ये कोण हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर सिद्ध क्या करना दे रखा है, दिया है। हल में लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में
भुजा BC पर एक बिंदु D है और दे रखा है कोण ADC बराबर कोण BAC। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर AC नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD। ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति में लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC से लिखेंगे। यहाँ पर दिया है एक तो कोण ही दे रखा है, कोण AD, यानी इस वाले पहले त्रिभुज ABC लिया है तो आप इसे ऐसे लिख दो, कोण BAC बराबर कोण ADC। ये दिया है कोण ABC में, तो यहाँ लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण ACD। इस वाले त्रिभुज में यानी ABC जो त्रिभुज दे रखा है इसमें BAC बराबर है इसमें ADC के, ये तो दे रखा है। ये वाला जो कोण है इस वाले त्रिभुज में ABC में भी आ रहा है और ADC में आ रहा है, तो मैंने ये लिखा है पहले ACB, फिर लिखा है मैंने ACD। तो ये कोण से क्या हो जाएगा, समरूप, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, ADC से, यानी AA समरूपता से, AA समरूपता से। अब ये समरूपता से है, तो अगर ये त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज और एक ये छोटा त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ से अनुपात कैसा होगा, बराबर। तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले AB का जो अनुपात इस त्रिभुज से है तो वो हो जाए, और ये हो जाएगा आपका AC बट्टे BC, और दूसरा हो जाएगा आपका CD बट्टे AC। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसे देखेंगे। AC यानी CA हो सकता है, इसे जैसे AC लिखा है तो ये CA और CA भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ जो सिद्ध करना है उसी को देखेंगे। CA का वर्ग बराबर BC CD, तो यहाँ CB लिखा है तो इसे भी हम ऐसे लिख देते हैं CB इंटू CD। यही आपको हल करना है। तो देखें सबसे पहले आपको AB की भुजा का जो अनुपात है वो AD से है। फिर यहाँ पर दे रखा है आपको AC इस वाले बड़े त्रिभुज में, और ये इस वाले त्रिभुज में BC दे रखी है, इस वाले त्रिभुज में AC दे रखा है। इस तरीके से फिर यहाँ पर दे रखा है CD, देखेंगे CD ये छोटे वाले त्रिभुज की बात है और AD इस वाले यानी AC इस त्रिभुज की बात है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे, AB और AD ये वाला हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर दिया है आपको त्रिभुज ABC BC परस्पर बिंदु D मिलते हैं। यहाँ कोण ADC और कोण BAC दे रखा है, सिद्ध करना है CA का वर्ग बराबर यहाँ CB इंटू CD। तो यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, मैंने यहाँ पर ये त्रिभुज पहले लिख देते तो आपको ये जो क्रम जो मिल रहा है ये नहीं मिलता कि AC लिखा जा रहा है या BC। तो इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये दोनों तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC है AA समरूपता से। तो AB बट्टे AD और AC बट्टे BC CD बट्टे AC का AC से करेंगे तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर और BC इंटू ये हो जाएगा CD। यही हमें हल करना है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी के।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का घ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल करते हैं। माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। तो अंकों का योग, तो पहली स्थिति तो यह है स्थिति फर्स्ट, अंकों का योग दे रखा है, अंकों का योग दे रखा है 9, यानी x प्लस y बराबर 9 समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं स्थिति नंबर 2 में। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में कहा है संख्या का 9 गुना। तो पहले तो यहाँ संख्या क्या है? संख्या हमारी होती है यहाँ से 10x और y, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अंक पलटने पर संख्या ये हो जाएगी 10y प्लस x। प्रश्नानुसार में कहा है कि संख्या का 9 गुना, यानी जो पहले संख्या दे रखी है 10x प्लस y का 9 गुना, और जो प्राप्त संख्या है उसके अंक पलटने से जो संख्या बनी है उसका 2 गुना। कैसा है? ये बराबर है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 90x माइनस 2x और ये हो जाएगा 20y माइनस के 9y। हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88x बराबर यहाँ से 11y बचे। तो यहाँ से 11 से हमें इसे काट देते हैं 88 को कितनी बार, 11 8 88। तो ये हो जाएगा 8x बराबर y, समीकरण नंबर 2। ये y का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा, y के स्थान पर रखना है तो x प्लस y की जगह पे 8x और बराबर 9। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 9, x बराबर 9/9। तो ये हो जाएगा 1, यानी x का मान आ गया 1। और x का मान क्या रख दें समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 1 बराबर 22, यानी 8 बराबर 22। तो ये y का मान निकल आया। तो उसने पूछी संख्या क्या है, तो संख्या हमारी कौन सी थी, तो ये है हमारी संख्या। संख्या क्या है 10x प्लस y। तो ये हो जाएगा 10x के स्थान पे 1 प्लस y के स्थान पे 8, 10 प्लस 8 बराबर के 18, संख्या 18 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से समझ लें। देखें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या है, तो हमने दहाई अंक मान लिया x, संख्या का इकाई अंक मान लिया y,
पहली स्थिति में दिया अंकों का योग 9 यानी x प्लस वाई बराबर 9। स्थिति नंबर सेकंड में देखेंगे संख्या, यानी संख्या होती है हमारी 10 x प्लस के वाई यानी 2.5 का अंक प्लस इकाई का अंक पलटने से संख्या बनेगी, यानी इकाई अंक पहले आ जाएगा, यानी 10 वाई प्लस एक्स हो जाएगा। प्रश्नानुसार यहाँ पर कहा है जो पहले संख्या थी उसका 9 गुना और जो प्राप्त संख्या पलटने से बनी उस संख्या का 2 गुना, दोनों कैसे ही बराबर। 9 का गुणा करेंगे 90 प्लस 9 वाई, इसका 2 का करेंगे तो 20 वाई प्लस के 2x। एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, तो ये 90x माइनस 2x और ये 20 वाई माइनस के 9 वाई, तो यहाँ 88 बचे, यहाँ पर 11, 11 8 88 यानी 8x बराबर वाई। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 से वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो समीकरण हमारा 1 है इसकी जगह पे, तो x प्लस वाई के स्थान पे 8x रखेंगे, तो ये 9x बराबर 9। 9 का भाग देंगे तो x का मान 1 आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x के स्थान पे तो 8 गुणा 1 बराबर वाई, तो वाई का मान 8 आ गया। संख्या क्या है हमारी, संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर 10x के स्थान पर 1 प्लस वाई के स्थान पर 8, 18 प्लस 10 प्लस 8 यानी 18 हो गए, तो संख्या हमारी कितनी हुई 18। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का डन। दो एक हाथ समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए, यानी इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस के 3 बराबर के 0। तो हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करने, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 2 प्लस 3 बराबर 5, गुणा करने पर 6 और जोड़ घटा में तो कितना होना चाहिए 5, तो 2 और 3 5 बन गया यहाँ से। तो 2x² माइनस यहाँ लिखेंगे हम 2 प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस के 3 बराबर 0। 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ बराबर 0। x माइनस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। सॉल्व करेंगे केस फर्स्ट से, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा, और केस सेकंड से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो यहाँ से इसके जो शून्यांक प्राप्त हुए, एक x बराबर 1 है, दूसरा x बराबर 3/2। ये बहुत ही सरल सवाल है और ये भी 4 नंबर में प्रश्न दे रखा है। केवल इसमें क्या करना है कि पहली संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे। a का गुणा c से करते हैं। ये द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ 2 का गुणा 3 से किया तो 6 हो गया। अब हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 6 हो जाए और जोड़ें तो हमारे 5, तो 3 गुणा 2 तो ये 6 हो गए, और 2 और 3 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए 5 हैं। यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा किया, माइनस के 2 माइनस के 3 प्लस 3, यहाँ से 2x कॉमन लिए तो x माइनस 1 बचा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमें केस फर्स्ट x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो यानी x बराबर 3/2। इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर प्राप्त हुआ, जो शून्यांक दिए गए थे हल हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो यहाँ पे हल करते हैं। माना बगीचे की, यानी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है तो ये आयताकार होगा, तो यहाँ लिखेंगे बगीचे की चौड़ाई मान ली हमने x मीटर, लंबाई
लंबाई हो जाएगी यानी चौड़ाई से 2 गुनी है, 2x हो जाएगी। परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है हमारा 120 मीटर। तो हम यहाँ पर आयत का परिमाप लगा देते हैं। आयत का परिमाप और 2 कोष्टक में L प्लस B यानी 2 गुणा लंबाई, लंबाई यहाँ पर दे रखी है 2x प्लस चौड़ाई x बराबर 120। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 3x बराबर 120। तो 3 दूनी 6x बराबर 120, x बराबर 120/6, 6 दूनी 12 यानी x बराबर आ गया आपका 20। तो ये जो x का मान आ गया यानी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई हो गई इसकी 20 और लंबाई हो गई 2x है, तो इसका मतलब 2 गुणा 20 बराबर 40। ये मीटर में दे रखी है तो मीटर, लेकिन उसने ये कहा है कि अगर इसका क्षेत्रफल दिया हो तब भी आपकी लंबाई चौड़ाई सेम ही निकलेंगे। मैं अब इसे इस तरीके से कर लेता हूँ, यानी बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, वैसे आंसर आपका आ गया, यानी लंबाई इसकी 40 है, चौड़ाई 20 है और ये परिमाप से निकल के आई। यदि हम क्षेत्रफल से ज्ञात करें लंबाई चौड़ाई तब भी इतनी निकलेगी। देख लेते हैं इसे भी। क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल यानी आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। तो यहाँ से L कितनी दे रखी है 2x, B कितनी x, क्षेत्रफल 800। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो 2 से 800 को काट देंगे 400 बार, तो x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर रूट में ये हो जाएंगे कितने 400। ये 400 वर्गमूल होता है हमारा 20 का। तो ये क्या निकल के आ गई चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई निकल के आ गई 20 मीटर। बगीचे की लंबाई बगीचे की लंबाई दे रखी 2x, तो ये 2 गुणा 20 बराबर ये हो जाएगा 40 मीटर। क्षेत्रफल से भी निकाला तब भी वही निकल के आया और परिमाप से निकाला तब भी। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है, क्षेत्रफल 800 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो मैंने माना बगीचे की जो चौड़ाई है वो x मीटर, लंबाई वो 2x मीटर मान ली है। परिमाप 120 है, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में L प्लस के B। यहाँ से 2, यहाँ से L की जगह पर 2x प्लस B की जगह पर x बराबर 120। तो ये सॉल्व किया तो 2 गुणा ये हो जाए 2 और 1 3, 3x बराबर 120। 3 दूनी ये 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, 6 का यदि भाग देते हैं तो ये 20, यानी चौड़ाई हमारी 20 आ गई। तो ये चौड़ाई 20 है, लंबाई कितनी 2x यानी 2 गुणा 20 40। यदि आज इसका क्षेत्रफल 800 है तब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें तो क्या होगी। तो बगीचे का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। बगीचे का जो क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल यानी L गुणा B। तो लंबाई 2x गुणा चौड़ाई x है, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 2x इंटू x करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से भाग देंगे तो ये 400, x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर रूट में 400 हो जाएगा। ये जो वर्गमूल निकल के आया वो कितना आया 20।
तो बगीचे की जो चौड़ाई है वो 20 है, बगीचे की जो लंबाई है वो कितनी है 40 मीटर। तो इस तरीके से मैंने जो प्रश्न नंबर आपके 22 के 5 हल करने थे, मैंने यहाँ पर 6 हल करा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें से 5 करने हैं। पर मैंने आपको सभी प्रश्न इसलिए हल करा रहा हूँ कि अगर ये पिछला प्रश्न नहीं आता है तो आप इसे हल कर सकते हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करने होंगे। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको पेपर देना है। यहाँ पर मैं प्रश्न में बताता जा रहा हूँ किसमें कितने प्रश्न हल करने हैं, लेकिन मैं इसका प्रत्येक प्रश्न करा रहा हूँ, अथवा वाला भी और उससे पहले भी जो प्रश्न दे रखे हैं, तो समझेंगे सभी अच्छे से। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 के सभी भाग हो चुके हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 23 का। यहाँ पर दिया 3/2x माइनस के 5/3y बराबर -2। तो यहाँ से समीकरण हल कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो 2 का भाग 6 में 3, 3 3 का 9x माइनस 3 का 6 में 2, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर -2। सॉल्व करते हैं इसके नीचे 1, तो ये 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी -12 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम इसका 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस के 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 2। हम समीकरण नंबर 2 और 1 को हल करते हैं। तो ये विलोपन विधि से सॉल्व कर लें। जैसे कि यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक पद कटना चाहिए। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा कर दें, तो ये संख्या कट जाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, यह समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 9 3 27x माइनस 30y बराबर 12 3 36। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसमें समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस के 30y बराबर, ये हो जाएगा आपका 13। सॉरी, यहाँ पर 12 3 36 है, यहाँ तो 13 का करेंगे तो ये हो जाएगा 130। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब हमें इसमें क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण 3 और 4 को जोड़ना है। तो हम इसे जोड़ते हैं। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और 4 47x, और इसे हम घटा देंगे तो ये 10 में से तो ये 4 बचेगा, और 2 में से तो नहीं 3 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12 हो जाएंगे। तो 12 में 3 गए तो 9। तो x बराबर के ये हो जाएगा आपका 94/47, 47 दूनी 94। तो x का मान आ गया हमारा 2। x का मान समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या दे रखा है, 9x, ये समीकरण नंबर 1 है। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 12। x का मान कितना है, 2 2 रखेंगे तो 9 गुणा 2 माइनस 10y बराबर -12। 18 माइनस 10y बराबर -12, माइनस 10y बराबर -12 माइनस 18। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10y बराबर 12 और 18 जोड़ देंगे तो माइनस के 30 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 30/10। 10 से ये 3, तो y का मान आ गया हमारा 3। तो इस प्रकार हमारे जो समीकरण थे उन्हें हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया। तो x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान
3। एक बार हम इसे फिर से समझा देते हैं। पहला जो समीकरण दिया था इस तरीके से है, तो हमने इस समीकरण को जो भिन्न में दिया था, हमने भिन्न का लासा लेके उसे सॉल्व किया और सरल बना दिया और समीकरण नंबर इसे फर्स्ट डाल दिया। इसी प्रकार इसमें 3 और 2 का एलसीएम लिया और सॉल्व किया, 6 से ये 6 कट गए, समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो उसमें से किसी एक चर वाले पद को काटते हैं। तो यहाँ पर बाई वाला काट दिया, यहाँ माइनस का, यहाँ पर प्लस। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 में 10 से गुणा किया, 3 का गुणा किया तो समीकरण प्राप्त हुआ 27x माइनस 30y बराबर माइनस 36, और 10 का गुणा किया तो 20x प्लस 30y बराबर 130, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 27 और 20 47 हो जाएंगे। ये 130 में से घटाए 94, 47 का भाग दिया तो x का मान 2 आ गया। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा दिया है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस 12। x के स्थान पर 2 रखे तो 9 दूनी 18 माइनस 10y बराबर माइनस 12। 75 किए तो 12 माइनस 18 हो जाएंगे 30। 10 का भाग दिया तो y का मान 3 आया। इस तरीके से हमें x और y के मान प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 का, अथवा वाला, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हल करेंगे, यानी दूसरा पद दे रखा है यहाँ पर 14, यानी A2 बराबर है 14 और A2 होता है हमारा A प्लस के D बराबर 14, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद तीसरा पद यहाँ पर दे रखा है आपका 18, तो तीसरा पद A3 बराबर के कितना है 18, तो A3 जो मान होता है वो हमारा होता है A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 दे रखा है A प्लस के 2D बराबर 18 और A प्लस D बराबर 14। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ से A से ही कैंसिल, तो D बराबर यहाँ बचा 4। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा A प्लस D बराबर 14, तो A का मान निकालना है, D का मान दे रखा है 4 बराबर ये हो जाएगा 14, तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A बराबर हुआ 10। यहाँ से A का मान प्राप्त हुआ और ये जो मान प्राप्त हुआ वो D का मान प्राप्त। A और D के मान प्राप्त दिए। 51 पद, कितने पदों का योगफल पूछा है? 51 पदों का, तो यानी n बराबर 91। तो यहाँ पर Sn फॉर्मूला होता है योगफल का, Sn बराबर के n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू D कोष्टक 1। 51 पद हैं, तो इसका मतलब n की जगह पर हमें क्या लिखना होगा? 51। S51 बराबर 51/2 कोष्टक में 2 गुणा A का मान आ गया 10 प्लस यहाँ पर 51 माइनस 1, D का मान निकल के आया हमारा कितना? 4। D का मान है हमारा इसमें 4। यहाँ देखेंगे D का मान आपको 4 दे रखा है, तो ये फॉर्मूले में 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 2 1 गया तो ये 50 गुणा 4। सॉल्व करेंगे इसे, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो 51/2
और ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस और 4 पंजे 20 यानी 200 हो जाएगा। तो 51/2 गुणा ये हो जाएंगे 220, 2 से काट देंगे इसे 110 बार, 51 गुणा 110, 0 11 1 11 11 5 55 1 56, इतने इसका योगफल हो जाएगा। तो एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जो दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दे रखें। दूसरा पद हमें 14 दिया यानी A2 बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं A2। A2 14, तो A2 को लिखते क्या है A प्लस के D समांतर श्रेणी में। तो 14 समीकरण नंबर 1। तीसरा पद 18 यानी A3 बराबर 18। A3 को बोलते हैं A प्लस के 2D यानी तीसरा पद 18 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, समीकरण 2 लिख दिया, ये 1 घटाने पर चिन्ह बदल जाते, ए से कैंसिल। 2D में से D, तो यहाँ D का मान 4 आ गया, 18 में से 14 गए तो 4। D का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 है हमारा A प्लस के D बराबर 14, तो A का मान जो निकल के आया D की जगह 4 रखेंगे तो A का मान जो आ गया 10 आ गया। 4 घटाएंगे तो ये 10 प्राप्त। n यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। तो Sn की जगह पर 51 रखेंगे, n की जगह 51/2, 2 या a की जगह पर 10 प्लस n की जगह 51-1 इंटू डी की जगह पर 4। 51/2, अच्छा ये तो अभी तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। 51 से 1 गया तो 50 बचेगा और यहाँ पर 4 सॉल्व करेंगे तो 51/2 हो जाएगा 20, और ये 50 गुणा 4 200 जोड़ देंगे तो 220, 2 से काट दिया तो 110। 51 गुणा 110 का करेंगे तो ये देखो 0 आ गया, 11 1 11 11 5 55 1 56। ये इसका जो आंसर आएगा 51 पदों का, प्रथम 51 पदों का योग जो होगा वो कितना होगा 5610 होगा। अगर इसमें श्रेणी पूछी जाती तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आप निकाल सकते ए और डी का मान प्राप्त है तो आप श्रेणी क्रम में लिख देते, पहला ए फिर ए डी प्लस फिर ए प्लस 2D ए प्लस 3D, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसने केवल पूछा 51 पदों का योग है, तो हमने 51 पदों का योग ही प्राप्त किया है, वो है हमारा 5610। तो आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 23 तक प्रश्न आपके करा दिए हैं। सेट नंबर 6 में ये खंड ब के प्रश्न थे, तो समझ में आया होगा आप सभी के। धन्यवाद, थैंक यू।